everyone, welcome back to Career Point Education. Myself Rita Singh and today we are going to discuss about the blue green algae. इसके पहली क्लासेस में पिछले जो हमारी क्लासेस हुई थी उनमें हमने डिस्कस किया था कई तरह के प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है. अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे कुटू किंगडम के अकॉर्डिंग किसमें रखा गया था, पहले साइनोफेसी या मिक्सोफेसी में रखा गया था. बाद में फिर क्या किया गया, इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसे मोनेरा में रख दिया गया, क्योंकि इसका जो नेचर था इसके प्रोकैरियोटिक नेचर की वजह से. इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम. अकॉर्डिंग टू किंगडम classification. According to किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से पहले से किसमें रखा गया था, साइनोफेसी है, मिक्सोफेसी. साइनोफेसी है, मिक्सोफेसी. फिर बाद में इसे 5 किंगडम के अकॉर्डिंग किसमें रखा गया, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम. अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसे किसमें रखा गया है, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत. किंगडम मोनेरा के अंतर्गत क्यों रखा गया है, ड्यू टू इट्स प्रोकैरियोटिक नेचर. प्रोकैरियोटिक नेचर, इसके प्रोकैरियोटिक नेचर की वजह से बाद में इसे किंगडम मोनेरा में रख दिया गया है. ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है इसे क्या कहते हैं, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है. साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है. और ये क्या होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है. किंगडम मोनेरा में है, मतलब ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आएगा ये प्रोकैरियोटिक सेल. अब इसके बाद हम बात करेंगे इसका किसके बारे में, इसका नाम जो है साइनोबैक्टीरिया कैसे दिया गया. इसका नाम जो था साइनोबैक्टीरिया, ये आईसीबीएन ने सजेस्ट किया था साइनोबैक्टीरिया नाम. आईसीबीएन क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर nomenclature for bacteria. इसका नाम जो था आईसीबीएन ने सजेस्ट किया था ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, इसका जो नाम पड़ा मेनली साइनोबैक्टीरिया. आईसीबीएन ने इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया. ओके, अब हम बात करेंगे इसके हैबिटेट के बारे में. ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये बेसिकली पाए जाते हैं, जैसे इनका जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट का मतलब होता है आवास स्थान, जहां पे ये पाए जाते हैं. फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ये मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया. एंड टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पे भी पाए जाते हैं.
टेरेस्ट्रियल प्लेसेस में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो मोस्टली जहाँ पे पाए जाते हैं, मेनली जिन स्थानों पे पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं मोस्टली। ओके, तो ये हो गया इनका हैबिटेट। ये तीनों तरह के प्लेसेस में पाए जाते हैं, तीन तरह की जगह में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल प्लेसेस में भी पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं फोटोसिंथेटिक। इनका नेचर कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक एंड ऑक्सीजेनिक। ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक एंड ऑक्सीजेनिक। फोटोसिंथेटिक यानी कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना फूड मटेरियल क्या करते हैं? खुद से ही प्रिपेयर करते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक एंड ऑक्सीजेनिक होते हैं ये। इनका नेचर जो होता है ऑक्सीजेनिक होता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी थे, साइनोबैक्टीरिया थे, ये पहले ऑर्गेनिज्म थे या ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने हमारी अर्थ पे क्या किया? ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था सबसे पहले। ओके, ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो थे, इन्होंने सबसे पहले, इसे एल्गी ने क्या किया था? सबसे पहले ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था हमारी अर्थ पे। तो ये ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म है, कहा जाता है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म that produced oxygen on earth. Okay, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था अर्थ पे सबसे पहले। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो नेचर होता है, इनमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं, कई तरह के इनमें पिगमेंट पाए जाते हैं। इसके जो पिगमेंट पाया जाता है, इसकी वजह से इनमें क्या होता है? फूड मटेरियल ये जो होते हैं अपना खुद से ही प्रिपेयर कर लेते हैं, इन्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। यानी कि ये नेचर जो इनका होता है कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। इनका नेचर कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी कि जो अपना फूड मटेरियल जो है वो खुद से ही प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इनके पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं? इनमें 3-4 तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं। पहला है इनका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रीन। क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इसकी एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसमें जो क्लोरोफिल बी होता है इसमें एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल बी इनमें ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है। कैरोटीनॉइड्स। दूसरा है कैरोटीनॉइड्स, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? येलो कलर के लिए। क्लोरोफिल ए जो होता है ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैरोटीनॉइड जो होता है वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन जो रहता है ये ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फाइकोसाइनिन। इसके बाद फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन जो रहता है ये रेड कलर के लिए। रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें कितने तरह के पाए जाते हैं? ये
4 तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर के लिए, कैरोटीनॉइड्स होता है येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फाइकोसाइनिन जो होता है ये ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड फाइकोएरिथ्रिन जो होता है ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन ये क्या होता है, ये हमेशा ये ब्लू ग्रीन में ही अपीयर नहीं होते हैं। इनका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, हमेशा ब्लू ग्रीन में अपीयर होते हैं, ब्लू ग्रीन में ही हमेशा अपीयर नहीं होते हैं। जैसे कि अलग अलग इनमें जो अलग अलग पिगमेंट्स पाए जाते हैं ये अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी में एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम ये क्या है, एक तरह का ये रेड एल्गी है। ये रेड एल्गी है और जो रेड सी वाटर होता है इसी की वजह से क्या होता है, वो रेड दिखाई पड़ता है। किसके कारण, ट्राइकोडेस्मियम एल्गी के उसमें पाए जाने के कारण ही जो रेड सी होता है उसका वाटर रेड दिखाई पड़ता है। उनके रेड कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्राइकोडेस्मियम। ये क्या है, एक रेड एल्गी है। अब अगला है हमारा, हम इसके फॉर्म के बारे में बात करेंगे, किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी है ये 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। एक तो ये सिंगल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं और फिलामेंटस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। डिफरेंट फॉर्म, इनके अलग अलग फॉर्म होते हैं। कौन कौन से, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। फिलामेंटस, यूनिसेलुलर और कॉलोनियल। जब ये यूनिसेलुलर फॉर्म में पाए जाएंगे, यानी कि ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, इस सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, एक सिंपल सेल के रूप में पाए जाते हैं। जब ये कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, इसके नाम से समझ में आ रहा है, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जब कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाएंगे तो कई सारी जो सेल्स होंगी उनका ग्रुप होगा और उनके चारों ओर क्या पाया जाता है, जिलेटिन का जो या म्यूसिलेज का एक कवर पाया जाता है। इसमें ये सेल्स हैं जो कॉलोनी बना के रहती हैं। ये सेल्स कैसी होती हैं, ये फिलामेंटस भी हो सकती है और नॉन फिलामेंटस भी हो सकती हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकती हैं और नॉन फिलामेंटस कॉलोनी के रूप में भी हो सकती हैं। ये जो फिलामेंटस है, सॉरी सर्कुलर है, ये जो नॉन फिलामेंटस है इसका एग्जांपल क्या है, माइक्रोसिस्टिस। इस एग्जांपल है किसका, नॉन फिलामेंटस सेल्स का है। ये जो कॉलोनी बना करके रहती है और ये जो कॉलोनी रहती है इनके चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूसिलेज का आवरण प्रेजेंट होता है या जिलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट होता है इनके चारों ओर। ये जो डॉट डॉट से यहाँ पे हमने शो किया है, ये क्या है, म्यूसिलेज कवर है और या फिर इसे जिलेटिनस कवर भी कहते हैं। चारों ओर से इसमें फिलामेंटस में भी चारों ओर से इसने कवर कर रखा है सेल्स को। ये जो फिलामेंटस है ये एनाबीना है। अब ये जो फिलामेंटस होते हैं ये तो हो गए
कॉलोनियल। अब हम बात करेंगे किसकी, फिलामेंटस के बारे में। फिलामेंटस इनका जो फॉर्म होता है, इनमें जो फिलामेंटस फॉर्म होता है इनका कैसे रहता है, इस कुछ इस टाइप से इनका स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह से। इनके चारों ओर क्या पाया जाता है, इनके चारों तरफ भी जिलेटिन का कवर पाया जाता है, जिलेटिन सीथ पाई जाती है, इसे म्यूसिलेज सीथ भी कहते हैं। ये एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इस एल्गी के चारों ओर पाई जाती है। ये क्या है, जिलेटिन सीथ है, जिलेटिन सीथ है। और ये क्या है, फिलामेंटस फॉर्म है एल्गी का, ये फिलामेंटस फॉर्म है। ये फिलामेंटस फॉर्म में ये जो फिलामेंटस एल्गी होती है, इसका जो पूरा ये फिलामेंट होता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्राइकोम। इसे कहते हैं ट्राइकोम। फिलामेंटस फॉर्म में ये जो एल्गी है, इसका ये पूरा फिलामेंट क्या कहलाता है, ट्राइकोम कहलाता है। ये हो गए एल्गी के डिफरेंट फॉर्म। अब हम बात करेंगे एल्गी के स्ट्रक्चर के बारे में। इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, हमने ये बना रखा है। इनमें क्या होता है, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये बैक्टीरिया के ही समान होता है। मोस्टली ये जो होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनकी तरह होता है इनका स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले इनकी जो आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, जैसा अभी यहाँ पे भी मैंने बताया था फिलामेंटस के बारे में जब डिस्कस किया था, इसमें क्या होता है, जिलेटिन सीथ पाई जाती है, म्यूसिलेज सीथ पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इनकी सेल में सबसे बाहर जो पाया जाता है क्या होता है, ये जिलेटिनस सीथ पाई जाती है, जो क्या होता है, इसे म्यूसिलेज सीथ भी कहते हैं। ये यहाँ पे इंडिकेट किया है हमने डॉट डॉट से, जो सबसे आउटर है ब्लूइश से, जिलेटिनस सीथ या म्यूसिलेज सीथ होती है। इसके बाद जिलेटिनस सीथ के बाद, म्यूसिलेज सीथ के बाद क्या आता है, एलपीएस लेयर, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। अगर आप रिमाइंड करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर पाई गई थी। तो इसमें क्या होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, ये जो सेकंड वाली होती है। इसके बाद आता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है जस्ट एलपीएस के यानी कि लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर के नीचे। इसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन के जस्ट नीचे रेड से इंडिकेट किया गया है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपोप्रोटीन की, यानी कि लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है। इसमें अल्फा ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और बीटा ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अल्फा ग्रेन्यूल्स बेसिकली ये जो होते हैं फाइकोसाइनिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो कि फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं, फूड मटेरियल के स्टोरेज का काम करते हैं। और ये जो अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये स्टार्च को स्टोर करने का काम करते हैं। इनमें बीटा ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्रोमैटोफोर जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, क्रोमैटोफोर, इसे थैलाकॉइड भी कहते हैं, थैलाकॉइड भी कहा जाता है क्रोमैटोफोर को। तो इसमें क्या होता है, पिगमेंट, ये जो ब्लू से इंडिकेट किया गया है, छोटे छोटे से इसकी वॉल पे चिपके हुए हैं, ये क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। इनमें गैस वैक्यूल्स भी पाया जाता है, ये यहाँ पे गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट है। इनमें डीएनए जो होता है, डीएनए जो किस टाइप का होता है, इनमें नेकेड डीएनए पाया जाता है। नेकेड डीएनए मतलब इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ये राइबोसोम प्रेजेंट है इनमें, ये प्रोकार्योटिक सेल के अंतर्गत आता है, यानी कि इनमें जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो किस टाइप का होगा, वो 70S टाइप का होगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में।
स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के, सिमिलर टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इनकी जो सबसे आउटर लेयर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? जिलेटिनस शीथ होती है। जिसे म्यूसिलेज शीथ भी कहते हैं, म्यूसिलेज शीथ भी कहते हैं। ये क्या काम करती है? ये एक प्रोटेक्शन लेयर या प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। और ये प्रोटेक्शन किससे करती है? ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये प्रोटेक्ट करती है जो वाटर करंट से, वाटर करंट एंड सेल को ड्राई होने से बचाती है, यानी कि सेल को ड्राइनेस से बचाती है और वाटर करंट से ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है म्यूसिलेज शीथ। और ये जो यहाँ पे आउटर सबसे आउटर कवर होता है ये म्यूसिलेज शीथ का ही होता है। अब इसके बाद आएगा लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर इसमें पाई जाती है। इसकी सेकंड लेयर होती है कौन सी? LPS लेयर, लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर। इसके बाद आएगा पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन इसके पहले हमने बताया था कि बैक्टीरिया में भी किसकी सेल वॉल पाई जाती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की पाई जाती है, क्योंकि ये भी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसमें भी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अभी हमने शुरू में जो क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था तो उसमें भी बताया था कि इसे किंगडम मोनेरा के अंतर्गत क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका जो नेचर है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं ये प्रोकैरियोट्स से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत रखा गया है, इनकी किंगडम मोनेरा में रखा गया है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की वाली सेल वॉल होती है। इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये सेल मेम्ब्रेन ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है इनमें सेल मेम्ब्रेन। अब अगला आएगा अल्फा ग्रैन्यूल्स। अल्फा ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली फूड स्टोर करने का काम करते हैं, स्टोर्स फूड, ठीक है, फूड स्टोर करने का काम करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है ये अल्फा ग्रैन्यूल्स को ही एक तरह से फूड मटेरियल के रूप में स्टोर करती है। ये किसको स्टोर करने का काम करते हैं? स्टार्च को, साइनो फाइसिन, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स कहा जाता है। इनमें एक और ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, इनके स्ट्रक्चर में देखा है बीटा ग्रैन्यूल्स, बीटा ग्रैन्यूल्स। बीटा ग्रैन्यूल्स का काम क्या होता है? ये फैट स्टोर करते हैं, स्टोर्स फैट, ये फैट स्टोर करने का काम करते हैं। ये हो गया इनके फूड मटेरियल का जो स्टोरेज होता है, ये स्टोरेज ग्रैन्यूल्स हो गए। अब हम बात करेंगे इसके बारे में थैलाकॉइड या क्रोमैटोफोर के बारे में। ये क्रोमैटोफोर जो होते हैं, क्रोमैटोफोर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इसकी जो सरफेस होती है, इसकी सरफेस पे क्लोरोफिल या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं इसके सरफेस पे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पे रहते हैं, इससे अटैच रहते हैं इसकी सरफेस पे, क्रोमैटोफोर की सरफेस पे है। इसे थाइलाकॉइड भी कहा जाता है। इसे थाइलाकॉइड भी कहा जाता है। ये हो गया क्रोमैटोफोर का। और इसमें यहाँ पे गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम जो होता है, इनका राइबोसोम होता है 70S टाइप का। राइबोसोम कैसा होता है, 70S टाइप का होता है, क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। अब हम बात करेंगे इसके डीएनए की, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के बारे में। इनका डीएनए कैसा होता है, अब ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि इनमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनमें न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, यानी कि उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है। उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है साइटोप्लाज्म में ही बिखरा हुआ रहता है। तो ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ये क्या है, साइटोप्लाज्म में ही बिखरा हुआ पाया जाता है। इनका डीएनए कैसा होता है, इनका जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। वाइल्ड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसा होता है, नेकेड डीएनए होता है। नेकेड डीएनए मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन इनमें नहीं पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन के एब्सेंट होने के कारण ही क्या कहा जाता है, इनका जो डीएनए होता है वो नेकेड डीएनए कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, डीएनए के अलावा यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इसमें क्या होता है, डीएनए के अलावा भी जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यानी कि प्लाज्मिड और ट्रांसपोसोन्स भी पाए जाते हैं। प्लाज्मिड एंड ट्रांसपोसोन्स में भी प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड एंड ट्रांसपोसोन्स। ट्रांसमिट और ट्रांसपोसोन क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। ये भी क्या होते हैं, इनमें मे बी प्रेजेंट। इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड और ट्रांसपोसोन भी प्रेजेंट हो सकते हैं या पाए जाते हैं किनमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के क्या करती है, उसका नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है या नाइट्रेट्स में उनका
नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करती है? नाइट्रोजिनस कंपाउंड या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजिनस कंपाउंड जैसे अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, अमाइनो एसिड्स, ये क्या है? नाइट्रोजिनस कंपाउंड। अब ये जो नाइट्रोजन का इनमें फिक्सेशन होता है, ये भी दो तरीके से करते हैं, दो फॉर्म में ये भी पाए जाते हैं। फ्री फॉर्म है सिम्बियोटिक फॉर्म, सिम्बियोटिक फॉर्म एंड फ्री लिविंग या फ्री लिविंग फॉर्म, फ्री लिविंग फॉर्म और सिम्बियोटिक फॉर्म। अभी जो सिम्बियोटिक फॉर्म है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, सिम्बियोटिक फॉर्म में ये क्या करेंगे? किसी ब्लू ग्रीन एल्गी जो होंगे ये किसी दूसरे प्लांट के साथ ये एसोसिएटेड रहेंगे और क्या करेंगे? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का काम करेंगे, जैसे कि एसोसिएटेड विथ अदर प्लांट्स। ठीक, अदर प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड रहेंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। तब हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, एनाबीना। एनाबीना, इसमें क्या होता है? एनाबीना जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये कहाँ पाई जाती है? ये एजोला के लीव्स में पाई जाती है। एजोला, इसमें क्या होता है? ये जो एनाबीना होती है एल्गी, ये एजोला लीव्स में क्या रहती है? एजोला लीव्स के साथ एसोसिएट रहती है, यानी कि एजोला लीव्स में प्रेजेंट होती है। ये क्या है? एनाबीना है। ये क्या करती है? जब अगर एजोला को, यानी कि सिम्बियोटिक फॉर्म में पाई जाती है एजोला के साथ, और जब एजोला को ग्रो किया जाता है राइस के साथ, ठीक, जब राइस के साथ इसको ग्रो करेंगे एजोला को, तो क्या होगा? ये राइस की जो प्रोडक्टिविटी होगी उसको इंक्रीज कर देती है, राइस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगी अप टू 50% तक। ठीक, यानी कि एक तरह से ये बायो फर्टिलाइजर का भी काम करते हैं। और इनमें क्या होता है? ये एसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे और ये राइस की जो प्रोडक्टिविटी होगी उसको 50% तक इंक्रीज कर देंगे। किस फॉर्म में जब रहेंगे? सिम्बियोटिक फॉर्म में रहेंगे। तो ये हो गया एजोला और एनाबीना का एग्जांपल। इसके बाद देखते हैं हम फ्री लिविंग फॉर्म में, जो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं ये फ्री फॉर्म में ही रहते हैं, ये किसी दूसरे प्लांट के साथ एसोसिएटेड नहीं रहते, ये फ्री फॉर्म में ही रहते हैं। तब भी ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं? जैसे वाटर में या फिर सॉइल में। सॉइल में किस फॉर्म में पाए जाते हैं? फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये वाटर में भी जर्मिनेट हो सकते हैं। जर्मिनेशन जो होता है इनमें, वाटर में भी ये जर्मिनेट हो सकते हैं, वाटर में भी जर्मिनेट हो सकते हैं, यानी कि इन्हें किसी के साथ एसोसिएट रहने की जरूरत नहीं है, जैसा कि एनाबीना में पाया जाता है। एक मिनट, इसका एग्जांपल है
होलोसीरा। ये क्या है? फ्री लिविंग फॉर्म में पाई जाती है और ये क्या करता है? वाटर में जर्मिनेट हो सकता है, या जर्मिनेशन जो होता है वाटर में भी पाया जाता है। इसमें जब इसे, ये भी क्या होता है? पैडी फील्ड में पाया जाता है, पैडी फील्ड में पाया जाता है, यानी कि खेतों में पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। जब ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा तो इसमें भी क्या होगा? फूड की जो प्रोडक्टिविटी है, राइस की जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी प्रोडक्टिविटी को ये भी क्या करेगा? इंक्रीज करने का काम करेगा। यानी कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं दोनों फॉर्म में। जब ये सिम्बियोटिक फॉर्म में रहते हैं तब भी, और जब ये फ्री लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं तब भी, ये दोनों ही कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये फूड की या राइस की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं, यानी कि बायो फर्टिलाइजर की तरह ये काम करते हैं। ठीक? अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी का है, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है, इनमें एक स्पेसिफिक संरचना पाई जाती है या स्पेसिफिक सेल पाई जाती है। ये यहाँ पे इसका डायग्राम कुछ ऐसे है। एक स्पेसिफिक सेल पाई जाती है जो क्या कहलाती है? हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट का क्या काम होता है? यही वो सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करती है। हेटेरोसिस्ट सेल ही क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करती है, यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जो कि केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये कैसी होती है? थिक वॉल्ड, यानी कि इसकी जो वॉल रहती है कैसी रहती है? थिक रहती है। और ये कैसा होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। नॉन ग्रीन सेल होती है ये, नॉन ग्रीन सेल होती है, यानी कि कैसी? ये सारे कैरेक्टर है इसके। थिक वॉल्ड होती है, नॉन ग्रीन सेल होती है ये, और कैसी होती है? नॉन फोटोसिंथेटिक सेल होती है। ये केवल काम करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है और इसे क्या कहा जाता है? हेटेरोसिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। हेटेरोसिस्ट सेल जो होती है ये कैसी सेल होती है? ये स्पेशल टाइप की सेल होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करती है। ये हो गया आपका हेटेरोसिस्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। जो एल्गी में किस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इनका जो रिप्रोडक्शन है इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है सबसे कॉमन है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में क्या होता है? बाइनरी फिजन में कोई भी सिंपल सी सेल होती है जो कि डिवाइड होकर के बाद में एक अलग सेल बना लेती है। बाइनरी फिजन में क्या होता है? इसमें जो सेल होती है जब डिवाइड होती है तो इसका पूरा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, मतलब सारा कुछ जो जेनेटिक मटेरियल जो इसमें पाया जाता है सारी चीजें क्या होती है? वो डिवाइड होती है। इसलिए जो पेरेंट सेल होती है, पेरेंट सेल से जो ये डॉटर सेल बनती है, तो डॉटर सेल में आधी आधी डिवाइड हो जाती है और एक जो नई सेल बनती है वो अलग होकर क्या करती है? नई सरवाइव करने लगती है। ये हो गया बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के बाद आएगा अगला हमारा किसका?
फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन में जो नया बनेगा, यानी कि जैसे ये सेल हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी सेल हो गई, इसमें क्या होगा? सेप्टिक या सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है? सेपरेशन डिस्क। ये सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेपरेशन डिस्क के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? ये जो सेल है ये यहां से अलग हो जाएगी और क्या करेगी? एक नई सेल का फॉर्मेशन करेगी। न्यू सेल। ठीक, इसमें क्या हो रहा है? पहले सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन होगा। सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन होने के बाद ये फ्रैगमेंट जब यहाँ से अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद ये फ्रैगमेंट क्या करेगा? एक नई सेल के रूप में क्या करेगा? सरवाइव करेगा, एक नया सेल तैयार कर लेगा, जो कि ये क्या होगी? इसकी डॉटर सेल होगी या प्रोजेनी सेल होगी। तो ये हो गया फ्रैगमेंटेशन। इसका एग्जांपल था ये ऑसिलेटोरिया। फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल है ये। अब हम बात करेंगे अगले की। ये क्या है? एकाइनेट फॉर्मेशन। अगला है हमारा एकाइनेट फॉर्मेशन। ये क्या होता है? ये जैसे सेल होती है, ये सेल हो गई, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन, बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन होता है कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में एक काइनेट का फॉर्मेशन होता है और इसमें क्या होता है? सेल के चारों ओर एक मोटी सी लेयर बन जाती है। जो सेल होती है क्या होता है? इसके चारों ओर एक मोटी सी लेयर बन जाती है। थिक लेयर। ये क्या कहलाती है? एकाइनेट। ये एकाइनेट कहलाता है। और ये क्या होती है? एक तरह से ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। से ये क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर। ये हो गया एकाइनेट फॉर्मेशन। ये टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया किसमें? एल्गी में। बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन एंड एकाइनेट फॉर्मेशन। अब इसमें ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन किसका? ब्लू ग्रीन एल्गी का। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज, कभी कभी क्या होता है कि वाटर में ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो ये, इनका बहुत ज्यादा मतलब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, यानी कि जरूरत से ज्यादा इनकी ग्रोथ हो जाती है। जरूरत से ज्यादा ग्रोथ होने पर जैसे कि कोई वाटर बॉडी है, सी है, रिवर है, जो भी है जहाँ ये प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे इनकी इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है कि यानी कि ये पूरा वीड्स का काम करने लगते हैं। वीड्स यानी कि खरपतवार, जो जरूरत से ज्यादा जब एक्सेसिव क्वांटिटी जो होती है उसकी, तो उसे क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जब इनकी एक्सेसिव ग्रोथ होती है तो ये वाटर ब्लूम्स का फॉर्मेशन करते हैं, वाटर ब्लूम्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसे एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इनकी एक्सेसिव ग्रोथ होती है
एक्सेसिव ग्रोथ। ये जो ब्लूम को फॉर्मेशन होता है वाटर ब्लूम या फिर एल्गल ब्लूम का, ये क्यों होता है? इनकी ब्लू ग्रीन एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से होता है। और ये क्या होता है? ये बहुत हार्मफुल होता है। हार्मफुल क्यों होता है? क्योंकि जब जैसे ये सी हो गया या फिर कोई भी वाटर बॉडी हो गई, पूरे में ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा मात्रा में ये फैल जाते हैं पूरे, यानी कि उसकी जो सरफेस होती है इसकी, उसकी पूरी सरफेस को ये पूरा ढक लेते हैं, उसकी पूरी सरफेस को कवर कर लेते हैं। तो सरफेस को कवर जब ये कर लेंगे तो जब प्रॉपर तरीके से सनलाइट दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें जब सही तरीके से सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो क्या होंगे? कई तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। एक तो ये हो गया, यानी कि उनकी जो वाटर का जो पूरा सिस्टम होता है ये उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो टॉक्सिन्स का सिक्रेशन करते हैं, जिसे कहते हैं साइनोटॉक्सिन्स। यानी कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो टॉक्सिन का सिक्रेशन करते हैं वो क्या कहलाता है? साइनोटॉक्सिन कहलाता है। और जो टॉक्सिन होता है ये बहुत ही हार्मफुल होता है किसके लिए? जो एक्वेटिक एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोनों के लिए, एनिमल के लिए भी और प्लांट के लिए भी, दोनों के लिए ये हार्मफुल होते हैं साइनोटॉक्सिन्स। तो ये हो गया वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम क्या होता है? जब एल्गी की, ब्लू ग्रीन एल्गी की या साइनोबैक्टीरिया की वाटर में एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है तो ये किसका काम करने लगते हैं? ये वीड्स का काम करने लगते हैं। और उसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उनको प्रभावित करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? वाटर ब्लूम कहलाता है, ये एल्गल ब्लूम कहलाता है। अब हम बात करें अगर इनके इंपॉर्टेंस की, ब्लू ग्रीन एल्गी की इंपॉर्टेंस की, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये पहला तो इंपॉर्टेंस की, ये क्या करते हैं? बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। सबसे बड़ा मतलब बेनिफिट रहता है ये बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, जो कि फूड मटेरियल की या प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने में काम करते हैं। ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्या हुआ? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये क्या हो गया? इंपॉर्टेंस। एक और इंपॉर्टेंट है इनका, जैसे कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड मटेरियल का काम करते हैं। फूड मटेरियल का काम करते हैं। कुछ जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एडिबल होते हैं। किसके लिए? ह्यूमंस के लिए भी। और वो क्या होते हैं? प्रोटीन रिच होते हैं। प्रोटीन रिच होने की वजह से क्या होते हैं? बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, यानी कि ह्यूमन के लिए भी एक फूड मटेरियल का काम करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो एडिबल ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो प्रोटीन रिच होती है। और ये किसका काम करती है? ये प्रोटीन रिच होती है, यानी कि खाने के काम में आती है, फूड मटेरियल का काम करती है। बात करेंगे अगर इसके हार्मफुल इफेक्ट की। हार्मफुल इफेक्ट इसके क्या क्या होते हैं? हार्मफुल इसका यही, जब ये वाटर ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं तो ये क्या करते हैं? टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ये टॉक्सिन्स जो होते हैं पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि जो टॉक्सिन होते हैं
ये प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि इनहिबिट कर देते हैं प्लांट की ग्रोथ को। प्लांट की ग्रोथ को जब ये इनहिबिट करेंगे तो इनमें क्या होगा, इनमें जो यील्डिंग, टोटल यील्डिंग जो होती है, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है उसका वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया इसका हार्मफुल इफेक्ट। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।